बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की। तो यहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर से जो आपका कंपलसरी पेपर 2 है गाइडेंस एंड काउंसलिंग यानी निर्देशन एवं परामर्श। तो हम यहाँ पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग से लगभग 3 यूनिट तक कंप्लीट करा चुके थे। आज के अपने इस वीडियो में हमारी आखिरी यूनिट है यूनिट 4। तो यूनिट 4 को हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे और यहाँ पर जितने भी यूनिट 4 में आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे जिनके आने की संभावना है उन सभी को हम इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पर इन सभी टॉपिक को कंप्लीट करा दिया गया है। ये यूनिट फर्स्ट का था। यूनिट फर्स्ट पूरी तरह से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी आपके प्रीवियस ईयर के थे उनको बताया गया। उसके बाद 3, 4 आपका यूनिट जो है सेकेंड में आ गया था और उसके बाद 5, 6, 7 ये 3 टॉपिक आपका यूनिट थर्ड में थे। तो इन सभी को मैंने जो है कंप्लीट करा रखा है। आज के अपने इस वीडियो की बात करें तो हम यूनिट 4 को कंप्लीट कराएंगे जिसमें आपके 4 टॉपिक रहेंगे। यानी 8 है परामर्शदाता भूमिका उत्तरदायित्व एवं गुण, दूसरा निर्देशन एवं परामर्श केंद्र आवश्यकता उद्देश्य एवं कार्य, तीसरा है निर्देशन एवं परामर्श के उपकरण एवं प्रविधियाँ और चौथा है निर्देशन एवं परामर्श कार्मिक। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक हैं यूनिट 4 के और इन्हें आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करा देंगे प्रीवियस ईयर के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के आधार पर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर का। ये आपका सिलेबस इंग्लिश में है और लाइन से वही सारे टॉपिक हैं यूनिट वाइज जो कि अभी मैंने जस्ट आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो हमारा पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये आपका 2019 के पेपर में कानपुर यूनिवर्सिटी में पूछा गया था बीएड थर्ड सेमेस्टर में पेपर 2 से। पहला प्रश्न है कि परामर्शदाता की विशेषताओं, गुणों तथा व्यावसायिक नीति शास्त्र का वर्णन कीजिए अथवा परामर्शदाता के गुणों की विवेचना कीजिए। तो देखिए गुणों की बात करें तो हमने प्रीवियस वीडियो में परामर्शदाता के गुण जो थे वो बात कर ली थी। देखिए गुण और विशेषताएं लगभग एक ही जैसे होते हैं। दोनों कह सकते हैं कि आप दोनों में से किसी को लिख दीजिए, नंबर नहीं कटने वाले। तो यहाँ पर फिर से हम एक बार देख लेते हैं। परामर्शदाता की योग्यताओं को 3 भागों में जो है बांटा गया है, व्यक्तिगत योग्यताएं, अनुभव और तीसरा प्रशिक्षण। तो व्यक्तिगत योग्यता में कई सारे जो ऑथर्स हैं उन्होंने अपनी चीज़ें बताई हुई हैं। जैसा कि पहले पॉइंट में बताया कि सामाजिक व्यवहारिकता, रुचि, व्यक्तियों से लगाव, दूसरे की आवश्यकताओं का आदर, सामान्य ज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि क्या कुछ बताया है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट वाइज काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो वही सारे पॉइंट फिर से आ जाते हैं कि नेतृत्व योग्यता, मैत्री भाव, सुरुचिपूर्ण व्यवहार, सुंदर व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, महत्वपूर्ण धार्मिक एवं नैतिक विचारधाराएं। तो बिल्कुल जैसे आपके अंदर सभी विशेषताएं होती हैं, लगभग एक इंसान अपने आप को अच्छा ही पाता है। तो अपने व्यक्तित्व को भी इसमें निखार सकते हैं जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं। अनुभव हो गया, प्रशिक्षण हो गया, मानव विकास हो गया, ये वही सारे पॉइंट आ जाएंगे जो हमने इसमें गुणों में देखा था। उसके बाद निर्देशन उपकरण, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं लाइन से, तो इन्हें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये वही रेपिटेटिव ही थोड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पर विशेषताएं पूछ ली हैं, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे इसमें पॉइंट हैं, मैंने सभी को रख दिया है और आपके पास बुक्स या सीरीज़ है तो वहाँ से आप ज़रूर इन्हें पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन के आंसर को। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कानपुर बीएड 2018 का पेपर में कि निर्देशन कार्यक्रम में परामर्शदाता की भूमिका क्या है, स्पष्ट कीजिए। विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम में परामर्शदाता के उत्तरदायित्व। तो परामर्शदाता की भूमिका के बारे में पूछ लिया था। तो यहाँ पर कई बातों के द्वारा जो है हम इसकी भूमिका स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है नेता की भूमिका, दूसरा है आंकड़ों का एकत्रीकरण, तीसरा समस्या समाधान में सहयोग, चौथा है अभिभावक संपर्क में सहयोग, पांचवा है सामुदायिक सुविधाओं के उपयोग में सहायता, छठा है शिक्षक की सहायता, सातवां है निर्देशन सेवाओं में समन्वय। अंतर्गत इन पॉइंटों को आप खुद से पढ़ सकते हैं। आगे है 8वां पॉइंट सूचनाओं का प्रयोग। फिर आगे पेज पे चलते, बस ठीक है इतने ही पॉइंट थे, यानी लगभग 7 पॉइंट थे आपके। इनमें से आप इनकी भूमिका को स्पष्ट कर सकते हैं इन पॉइंटों के माध्यम से। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए लॉन्ग और शॉर्ट में आपका पूछ सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो
लघु, ये 2019 के पेपर में पूछा गया था कि निर्देशन और परामर्श केंद्रों के कार्य बताइए। तो निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों के कार्य इस प्रकार हैं। पहला है छात्रों के गुणों एवं कौशलों की पहचान कर उनका उचित मार्गदर्शन करना। दूसरा, छात्रों की शिक्षा व व्यवहार संबंधी समस्याओं को पहचान कर उनका समाधान करना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और पॉइंट। कुछ क्या, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट दिए हैं। जैसे तीसरा पॉइंट है कि शिक्षा व रोजगार संबंधी सूचनाओं को एकत्रित कर उनका प्रसार करना। चौथा, छात्रों को कैरियर का चुनाव करने में सहायता प्रदान करना। पांचवा, कैरियर सम्मेलन का आयोजन। सामूहिक निर्देशन कार्यक्रम की व्यवस्था। छात्र संबंधी सूचनाओं प्रदत्तों का रख रखाव। निर्देशन एवं परामर्श केंद्रों का अन्य संस्थाओं से संपर्क। केंद्र के कार्यक्रमों के संचालन में प्रभाव का आंकलन करना। इस तरह से काफ़ी सारे पॉइंट हैं, लगभग 18 पॉइंट्स। तो इनमें से आप अपनी सहूलियत के हिसाब से 10 पॉइंट जो है याद कर लीजिएगा। याद क्या, आप पढ़ सारे लीजिएगा, क्योंकि ये है कि आप जब लिखने बैठते हैं तो पॉइंट्स याद आ जाते हैं, तो इसलिए आप इन पॉइंट्स को जो है रीड कर लीजिएगा। याद करने की या रटने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षा और निर्देशन में बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता की विवेचना कीजिए, अथवा निर्देशन या परामर्श में बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। कानपुर यूनिवर्सिटी 2018 के पेपर में पूछा था, परामर्श में बुद्धि परीक्षण का क्या उपयोग है। तो चलिए देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया है, मंद बुद्धि बालकों का पता लगाने में। तो बुद्धि परीक्षण में सहायता से मंद बुद्धि, प्रखर बुद्धि और प्रतिभाशाली बालकों को सरलता पूर्वक अलग अलग छांटा जा सकता है। तत्पश्चात उनके लिए अलग अलग कक्षाओं का आयोजन किया जा सकता है। दूसरा है, अनुशासन से संबंधित समस्याओं के अध्ययन में उपयोगी है। तीसरा, विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम का निर्धारण करने में सहायक है। चौथा है, व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन करने में सहायक। पांचवा, अपराधी एवं असंतुलित बालकों की समस्याओं का समाधान करने में सहायक है। छठा, बालकों की भावी उन्नति का चुनाव करने में सहायक है। तो ये सारे पॉइंट है लाइन से, इन पॉइंटों को आप पढ़िएगा। सातवां पॉइंट है कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए योग्य एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की खोज हेतु उपयोगी, आगामी शिक्षा के चुनाव हेतु। इसी तरह से आगे भी पॉइंट दिए कि अध्यापक के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए। 11वां है कि बालक को स्वयं अपनी प्रगति का अनुमान लगाने में सहायक। 12वां है कि शैक्षिक निर्देशन में सहायक। इसी तरह व्यावसायिक निर्देशन में बुद्धि परीक्षणों की उपयोगिता के बारे में बताया कि बुद्धि परीक्षण के द्वारा जो है मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली बालकों को अलग अलग करके उनकी योग्यता और बौद्धिक क्षमता के आधार पर उनकी रुचियों का पता लगाया जा सकता है। तो ये था आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है यहाँ पर कि रुचि जो है आविष्कारिकाएं क्या मापन करती हैं। आगे दिया है कि कम से कम 2 रुचि आविष्कारिकाओं का नाम बताइए। तो दोस्तों ये आपका 2018 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। देख लेते हैं, इसमें दिया है कि रुचि शब्द का प्रयोग प्रायः व्यापक रूप से होता है। लोगों को कहते हुए सुना जाता है कि मैं विज्ञान में रुचि रखता हूँ या संगीत में मेरी रुचि है। रुचियाँ जो है किसी व्यक्ति की व्यक्तित्व विशेषताएं हैं जिनका निर्देशन के क्षेत्र में विशेष महत्व है। रुचि शब्द जिसका इतना प्रयोग होता है उसको अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंटायरेसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है अंतर स्थापित करना, महत्वपूर्ण होना, लगाव होना आदि। ठीक है, तो इस तरह से रुचि आविष्कारकाएं क्या मापन करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं कि समाज में उसके स्थान को निश्चित करते हुए व्यक्तित्व को प्रतिभाशाली बनाता है। ये सारी चीज़ें आप बना के लिख सकते हैं, बस इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें दी हैं। रुचियों का मापन की बात करें तो रुचियाँ जो हैं, रुचि एक जटिल मनोवैज्ञानिक विषय है। रुचि के निर्धारण में इतने तत्वों का योगदान होता है कि शुद्धतापूर्ण इसका मापन एक कठिन कार्य है। रुचि के मापन में प्रयुक्त प्रविधियाँ निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर कई सारी प्रविधियाँ भी दी हुई हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये सारी प्रविधियाँ रुचि के संबंध में है कि वस्तुनिष्ठ विधियाँ, व्यक्तिगत विधियाँ। वस्तुनिष्ठ में रुचि तालिकाएं और प्रश्नावली, उपलब्ध परीक्षण। वहीं व्यक्तिनिष्ठ विधियों में प्रेक्षण, दूसरी संचयी, अभिलेख पत्र और आत्मकथा। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। इस डायग्राम को आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए।
रुचि या रुचियाँ आविष्कार का है, इसमें कई सारे पॉइंट है कि निरपेक्ष, पसंद नापसंद। दूसरा है तुलनात्मक, पसंद नापसंद पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह अलग अलग लोगों ने अपनी परिभाषाएं बताई हैं, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, मेन पॉइंट जो है आप पढ़ लीजिएगा। ये सारे जो हैं इसके संबंध में बताई गई हैं, ठीक है। तो इससे आप जो है थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप इन्हें पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि निर्देशन सेवाओं में कौन कौन से कर्मचारी भाग लेते हैं। प्रधानाचार्य एवं अध्यापक की निर्देशन संबंधी भूमिका की विवेचना कीजिए। ये कानपुर यूनिवर्सिटी 2020 के प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर निर्देशन सेवा में भाग लेने वाले कर्मचारियों को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है विशेषज्ञ कर्मचारी और दूसरा है सामान्य कर्मचारी। विशेषज्ञ कर्मचारी जो होते हैं इसमें प्रधानाचार्य, अध्यापक, कैरियर मास्टर, निर्देशन निर्देशक, परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक, तकनीकी सहायक, ठीक है, स्वामित्व विशेषज्ञ और शारीरिक शिक्षक, ये सारे आ जाते हैं। सामान्य कर्मचारियों की बात करें तो इसमें अप्रशिक्षित अभिभावक, माता पिता, वार्डन और पुस्तकालय जो अधीक्षक होते हैं वो आएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएंगे। फिर प्रधानाचार्य के निर्देशन संबंधी भूमिका के बारे में बताया गया है। तो इसमें पॉइंट वाइज चीज़ें देखेंगे। पहला है कि निर्देशन सेवाएं विद्यालयी कार्यक्रम का अंग बनकर कार्य कर रही है या नहीं, ठीक है। दूसरा है निर्देशन कर्मचारियों में उनकी योग्यता अनुसार कार्यों का वितरण। तीसरा है कि भौतिक व आर्थिक संसाधन जुटाना। फिर है निर्देशन समिति का निर्माण, सेवाकालीन निर्देशन प्रशिक्षण की व्यवस्था शिक्षकों हेतु करना। ये सारे पॉइंट हैं, इनमें से 5 पॉइंट जो है आप लिख सकते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर पॉइंट दिए हैं, ठीक है। पॉइंट के अंतर्गत चीज़ें दी हैं, इन्हें आप खुद से जो है पढ़ लीजिएगा। तो इन्हें आप एक नज़र देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए कितने सारे पॉइंट हैं इसमें, आप इन पर जो है एक नज़र डाल लीजिएगा। नेक्स्ट यानी अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि विशिष्ट बालकों से क्या अभिप्राय है। आगे दिया है कि उनकी क्या विशेषताएं हैं। पिछड़े बालकों की शिक्षा एवं समायोजन के लिए निर्देशन व परामर्श का एक कार्यक्रम तैयार कीजिए। तो देखिए ये कानपुर यूनिवर्सिटी 2020 के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, पेपर 2 से। तो यहाँ पर विशिष्ट बालकों के अर्थ को हम देख लेते हैं। क्या है विशिष्ट बालकों का अर्थ? तो इसमें दिया है कि निर्देशन एवं परामर्श के दर्शन के अनुसार सभी बालकों को बिना किसी पक्षपात के अपने व्यक्तित्व के समुचित विकासार्थ यथेष्ट और सुगमता पूर्वक निर्देशन सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक की दक्षताएं, क्षमताएं, मानसिक व शारीरिक स्तर आदि पृथक पृथक होते हैं। कोई तीव्र बुद्धि होता है। देखिए विशिष्ट बालकों का अर्थ क्या होता है? जो सामान्य बालकों से अलग दिखें, यानी जिनकी बुद्धि लब्धि IQ लेवल बहुत तेज होता है, ठीक है, या फिर बहुत कम होता है, या फिर हैंडीक्राफ्ट होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनमें अलग सी सृजनशीलता दिखाई देती है, तो वो विशिष्ट बालक होते हैं जो दूसरों से अलग दिखाई देते हैं। सामान्य जैसे आप या हम हो गए, ये सामान्य बालकों के अंतर्गत आएंगे। JT हंट के अनुसार विशिष्ट बालक वे हैं जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं में सामान्य बालकों से इतने पृथक हैं कि उनकी क्षमताओं के अधिकतम विकासार्थ शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस अर्थ को समझ पाए होंगे। इनकी विशेषताओं से इन्हें हम और अच्छे से समझ पाएंगे। तो विशिष्ट बालकों की विशेषताओं में पहला पॉइंट है कि विशिष्ट बालक बहुधा शारीरिक रूप से खराब बनावट, जैसे पोलियोग्रस्त, पतले, अत्यधिक लंबे सिर वाले एवं मोटे सिर वाले होते हैं। ऐसे बालक तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी शारीरिक बनावट देखिए कितनी अलग होती है। शारीरिक रूप से प्रायः अस्वस्थ तथा नाजुक होते हैं, मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते तथा शारीरिक विकास का भी प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। आगे कई सारे पॉइंट है कि साथियों मित्रों के साथ समायोजन जो है करने में इन्हें दिक्कत होती है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनकी बुद्धि लब्धि 0 से 10 से लेकर 140 से अधिक भी हो सकती है, बीच की हो सकती है। ये बालक कक्षा में बताई बातों को या तो अति तीव्र या फिर बार बार समझने पर भी नहीं समझ पाते। या तो देखिए जो विशिष्ट बालक होते हैं या तो बहुत अच्छे होते हैं या तो बहुत ख़राब, तो कई तरह से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ऑथर्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग बताई हुई है। निष्पत्ति बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है, स्वैच्छिक आयुपन वास्तविक आयु × 100। देखिए निकाल कैसे सकते हैं तो इसको भी बताया गया है।
इसी तरह से बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, उसमें हम बुद्धि लब्धि बच्चे की ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में इनसे कई सारे क्वेश्चन भी मैंने बताए थे, तो आप इसको जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन की निर्देशन एवं परामर्श कर्मचारी वर्ग के रूप में प्रधानाचार्य की भूमिका की विवेचना कीजिए। 2019 के पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ पर भूमिका देख लेते हैं। वही सारे क्वेश्चन लगभग घुमा घुमा के पूछा है। तो यहाँ पर हेडिंग में दिया है व्यक्तित्व निर्देशन एवं परामर्श। किसी प्रकार का परामर्श एवं निर्देशन व्यक्ति विशेष को ही दिया जाता है, अतः छात्र और कर्मचारी निर्देशन एवं परामर्श एक ही श्रेणी में रखे जा सकते। प्राचार्य विद्यालय की गतिविधि से संबंधित कार्यों पर शिक्षक को आवश्यक निर्देशन एवं परामर्श कर सकता है। वह शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित परामर्श देने एवं निर्देशन के कार्य को करता है। तो ये हो गया व्यक्तित्व निर्देशन एवं परामर्श में प्राचार्य की भूमिका। दूसरा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किस तरह से जो है वह सहायता करेगा, तो अध्यापकों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में निर्देशन और परामर्श दोनों में प्राचार्य जो है सहयोग करेंगे तथा अपने निर्देशन में सभी कार्यों को संपन्न कराता है। तीसरा क्या, संवेगात्मक क्रियाओं में। तो प्रत्येक व्यक्ति का अधिकांश जीवन संवेगों के द्वारा संचालित होता है, अतः जीवन को उपयुक्त दिशा देने के लिए भी इसमें जो है प्राचार्य की भूमिका होती है। इसी तरह से अन्य पॉइंट है, पॉइंट काफ़ी सारे हैं। व्यवहार संबंधी निर्देशन और परामर्श, कक्षा कक्ष व्यवहार संबंधी निर्देशन। तो इसके अंतर्गत जो है आप चीज़ें तो है पढ़ लीजिएगा। कक्षा कक्ष का निरीक्षण, अभिलेख तैयारी, ये काफ़ी सारे पॉइंट हैं, इन्हें जो है आप पढ़िएगा। भौतिक व आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों का शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श। आगे और पॉइंट देख लेते हैं। आगे दिया है कर्मचारियों में योग्यता अनुसार कार्यों का वितरण करना, विद्यालय संगोष्ठी का आयोजन करना। ठीक है, ये पॉइंट हैं। बार-बार समस्या का निदान करना। तो इस तरह से इतने पॉइंट थे, इन पॉइंटों को आप एक नज़र डाल लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 5 नंबर का दिया है कि विशिष्ट बालकों को निर्देशन व परामर्श देते समय क्या सावधानी रखी जानी चाहिए। तो ये 2018 के पेपर में पूछा गया था। तो यहाँ पर विशिष्ट बालकों के अर्थ की बात करें तो वही आ जाएगा। विशिष्ट बालक आप जानते ही हैं, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से अलग होती है, या मंद बुद्धि भी हो सकते हैं, इनका जो व्यक्तित्व बनावट ये सब अलग होता है, विशिष्ट बालक होते हैं। तो इनके अंतर्गत हम कई सारी चीज़ें देख पाते हैं। ठीक है, ये वही आपका रेपिटेटिव टाइप का है, देख लीजिए वही सारी चीज़ें हैं। तो इन्हें जो है आप खुद से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए सारे पॉइंट हैं, पॉइंट वाइज आप चीज़ें पढ़िएगा। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है वो है निर्देशन कार्यक्रम में परामर्शदाता की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। विद्यालय के निर्देशन कार्यक्रम में परामर्शदाता के उत्तरदायित्व 2018 के पेपर में पूछा गया था। फिर से परामर्शदाता की भूमिका आ गई। तो नेता के रूप में इसकी भूमिका होती आंकड़ों का एकत्रीकरण करने में, समस्या समाधान के सहयोग में, अभिभावक संपर्क में सहयोग, सामुदायिक सुविधाओं के उपयोग में सहायता, शिक्षक की सहायता। ये सब जो है अगर हम बात करें परामर्शदाता की, इन सभी को अपने सहयोग जो है प्रदान करता है। निर्देशन सेवाओं में समन्वय, सूचनाओं का प्रयोग, शोधकर्ता या शोध कार्य में जो है मदद करता है। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट आ गए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर निर्देशन कार्यक्रम में शिक्षक परामर्शदाताओं की क्या भूमिका होती है, वर्णन कीजिए। इसको हम देख लेंगे। अगला है शिक्षा के क्षेत्र में मनोचिकित्सा की भूमिका बताइए। तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोचिकित्सा की भूमिका देखेंगे। ये 2018 के टाइम में दोनों क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शिक्षा में मनोचिकित्सा की भूमिका, तो दिया शिक्षा और मनोचिकित्सा मूलतः व्यक्ति विशेष की आवश्यकताओं की ओर इंगित करते हैं। सामुदायिक मनोविज्ञान का संबंध सामुदायिक स्तर की समस्याओं से हो सकता है, किंतु वहाँ भी हस्तक्षेप का केंद्र बिंदु और वास्तविक लाभार्थी व्यक्ति रूपी इकाई ही होता है। मनोचिकित्सा या मनोविज्ञानी एक ऐसा चिकित्सा होता है जो मनोरोगों का विशेषज्ञ होता है और मानसिक विकारों का
ज्ञाता एवं निवारक होता है। तो ये इसके संबंध में चीज़ें जो हैं बताई गई हैं, इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसे वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं आप याद मत करिए, बस इन्हें जो है पढ़ लीजिए, काफ़ी रहेगा, क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर में सभी जितने भी 2017, 18, 16, 20 इनमें पूछे गए हैं। तो यहीं से क्वेश्चन जो है रेपिटेटिव पूछे जाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है, लेकिन देखिए क्वेश्चन का आंसर यही सब रहेगा, ठीक है। इन क्वेश्चनों में ही आप देख लीजिए कितने क्वेश्चन जो है सिमिलर थे। तो बिल्कुल आप इन्हें पढ़ लीजिए, रटने की ज़रूरत नहीं, टाइम भी इतना नहीं है, आपका पेपर 15 को है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने यूनिट 4 कंप्लीट करा दी, साथ ही आपका जो पेपर 2 था पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आपको पढ़ना है तो इन क्वेश्चनों को ही पढ़ लीजिए, काफ़ी है, इससे अलग या इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।